रघु के पाव भाजी की एक गाड़ी थी। वो बाजार के बीचों बीच होने के कारण सभी लोग उसकी पाव भाजी के ठेले पर पाव भाजी खाने के लिए आया करते थे। तभी आनंद रघु से, अरे रघु भाई, मेरे लिए बढ़िया एक चीज पाव भाजी बना दो। हाँ भाई, अभी बना देता हूँ। रघु आनंद को गर्मा गर्म चीज पाव भाजी बना कर देता है और आनंद रघु से, अरे रघु भाई, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। मैंने ऐसी स्वादिष्ट पाव भाजी आज तक नहीं खाई। रघु के ग्राहकों को रघु के हाथ की पाव भाजी बहुत पसंद थी। उसकी पाव भाजी का स्वाद दूसरे दुकानों या फिर ठेलों पर ना मिलने की वजह से रघु के ठेले पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। रघु पाव भाजी बनाने की सामग्री के लिए सुबह जल्दी उठकर सब्जी मंडी जाया करता था और ताजी सब्जियां लाता था और घर जाते समय रघु मक्खन खरीदता था। इन्हीं सारी अच्छी चीजों से रघु का धंधा अच्छा चल रहा था और उसके खाने में स्वाद भी बहुत आया करता था। रघु अपने पाव भाजी की प्लेट 25 रुपए से बेचता था और उसके ग्राहक भी बड़े चाव से रघु की पाव भाजी खाया करते थे। रघु का एक दोस्त था गिरिधर। गिरिधर बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। वो घर घर जाकर अपने ठेले पर फल बेचा करता था। अगर बहुत से फल बेचने के बाकी रह गए तो रघु के ठेले के पास अपने फलों का ठेला लगवा देता था। रघु और गिरिधर एक दूसरे के सामने आते तो हमेशा ही बातें किया करते थे। तभी एक दिन गिरिधर बातें करते करते रघु से, अरे रघु भैया, आपकी पाव भाजी तो बड़ी ही स्वादिष्ट होती है। उसका स्वाद तो जैसे मुंह में ही रह जाता है। अरे गिरिधर, ये सब ऊपर वाले की कृपा है। तुम्हारे फल भी अच्छी तरह से बेचे जा रहे हैं ना? अरे हाँ रघु भाई, मेरे फल भी बहुत अच्छी तरह से बेचे जाते हैं। मैं तो रात के समय ही बाजार में जाकर फल खरीद कर लाता हूँ और दिन भर वही बेचता हूँ। रात के समय बाजार जाने पर मुझे बहुत सस्ते में फल मिल जाते हैं। क्यों ना तुम भी चलो मेरे साथ, हम बाजार में जाते हैं और फल और सब्जियां खरीद कर लाते हैं। रघु थोड़ा मन में सोचकर गिरिधर से, ठीक है, चलो तो मैं आज तुम्हारे साथ चलता हूँ। रात के समय रघु और गिरिधर अपना ठेला बंद करके बाजार चले जाते हैं। वहां जाकर देखा तो बाजार में बहुत भीड़ थी और सब्जियां बहुत कम दामों में बेची जा रही थी। ये देख रघु गिरिधर से, अरे गिरिधर, यहाँ तो सब्जियाँ कितनी सस्ती मिल रही है। मैं यही सब्जियाँ सुबह महंगे दामों में खरीदता हूँ। अरे रघु भाई, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ लाया है। देखो, अब मुनाफा ही मुनाफा। रघु ने उसको प्रतिदिन लगने वाली सब्जियां आधे दामों में खरीद ली और गिरिधर ने भी कल बेचने के लिए कुछ फल खरीद लिए। वो दोनों बाजार से घर चले जाते हैं। अगले दिन रघु ने उन्हीं सब्जियों से पाव भाजी बनाई। लोगों को पाव भाजी में फर्क समझ ना आने के कारण वो बड़े चाव से रघु की पाव भाजी खा रहे थे। ये देख रघु मन में, मेरे ग्राहकों को तो टेस्ट में कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। इसका मतलब मैं वही सब्जियां लेकर पाव भाजी बना सकता हूँ। रघु अब हर रोज सस्ते दाम से ही सब्जियां खरीदता था और उनकी पाव भाजी बनाया करता था। उसके मन में दिन ब दिन लालच आने लगा। रघु का मुनाफा भी बहुत बढ़ने लगा था। ये देख रघु बेहद खुश था। उसकी ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक न सकी। एक दिन रघु के ठेले पर एक आदमी आया और रघु से, अरे रघु भाई, मैं तुम्हारे ठेले से हर रोज पाव भाजी लेकर जाता हूँ। मेरा परिवार हर रोज तुम्हारी बनाई हुई पाव भाजी खाते हैं। मेरे बच्चों को तो तुम्हारी पाव भाजी खाकर फूड पॉइजनिंग हुआ है। डॉक्टर ने बताया है कि ये सब बाहर की पाव भाजी खाने की वजह से हुआ है। रघु उस आदमी की बातें सुनकर बहुत डर जाता है और रघु उस आदमी से, मैंने तो पाव भाजी अच्छी बनाई थी और बाकी के लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, सिर्फ तुम्हें ही प्रॉब्लम कैसे आया? अरे मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। रुको, मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में ही करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है भैया, तुम मेरी बात पर विश्वास करो। मेरी पाव भाजी बहुत अच्छी है। उस आदमी की बातें सुन रघु के ग्राहकों ने अपने हाथ में ली हुई प्लेटें नीचे रख दी और वहाँ से चल दिए। रघु अपने ग्राहकों को जाता देख उनको बहुत आवाज देता है, मगर उसकी बात कोई नहीं सुनता। वो अपने ग्राहकों को जाता देख मन में बहुत उदास हो जाता है और वो खुद को कोसने लगता है कि आखिर उसने गिरिधर की बातें क्यों सुनी। गिरिधर की बातें सुन रघु ने खुद का नुकसान कर लिया था। रघु की स्वादिष्ट पाव भाजी अब लोग खाने के लिए नहीं आते थे। वो मन ही मन खुद को बहुत कोसता था। रघु की लालच की वजह से उसने खुद का नुकसान कर लिया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला होती है। जिंदगी में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच से हमेशा हमारा नुकसान ही होता है।
थोड़े से पैसों के लालच में कभी भी अपना नुकसान नहीं करना चाहिए। हरिपुर नाम के गांव में सुलभा नाम की औरत अपनी बेटी रचना के साथ रहा करती थी। सुलभा के घर में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। सुलभा के पति की हार्ट अटैक से मौत हो जाने के कारण घर की सारी जिम्मेदारियां सुलभा पर आ गई थी। सुलभा के पति खेती में काम किया करते थे। सुलभा के पास दूसरा कमाने का कोई जरिया ना होने के कारण उसने खेती करने का निर्णय लिया। वो अपनी बूढ़ी माँ से, माँ, मैं सोच रही थी कि मैं आज से ही खेती में काम करना शुरू कर दूँ। मगर सुलभा, तू अकेले कैसे इतना सब कर पाएगी? माँ, मैं अपने हीरा और कल्लू के साथ खेती का काम आसानी से कर लूंगी। अब मेरे पास पेट भरने का कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। बूढ़ी दादी बड़ी दुखी मन से, हाँ बेटी, जाओ और मन लगाकर अपना काम करो। जी माँ, ऐसा कहकर सुलभा खेती में काम करने के लिए चली जाती है। वो दिन भर हीरा और कल्लू की सहायता से खेती का काम करती थी। सुलभा की बेटी रचना दोपहर का खाना लेकर खेत में चली जाती है। तभी अपनी माँ से, माँ, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लेकर आई हूँ। रचना, तुम इतनी दूर क्यों आई? मैं ही थोड़ी देर में घर आ जाती बेटी। माँ, मैं स्कूल से आज जल्दी आई थी तो इसीलिए खेत में चली आई। रचना हीरा और कल्लू के पास जाकर उनसे बातें करने लगी। हीरा, कल्लू, तुम भी बहुत थक गए होंगे ना? मैं तुम्हारे लिए अभी हरी घास लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर रचना थोड़ी हरी घास लेकर आती है। हीरा और कल्लू हरी घास देखकर बहुत खुश हो गए और वो दोनों हरी घास खाने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुलभा खेती पर बहुत ध्यान दिया करती थी। खेती करते करते सुलभा अपने परिवार तथा बैलों का भी ख्याल रखा करती थी। ये देख हीरा और कल्लू बहुत खुश थे। एक दिन बूढ़ी दादी और सुलभा फसल काटने के लिए इस खेत में गए हुए थे। तभी फसल काटते समय सुलभा के पैर के पास एक बहुत बड़ा सांप आया। हीरा ने सांप को देख लिया। तभी हीरा दौड़ते हुए सुलभा के पास आया। हीरा को ऐसा दौड़ता देख सुलभा बहुत डर गई। तभी हीरा ने सुलभा के पास आकर अपने सींगों से उस सांप को उठाया और दूर फेंक दिया। ये देख सुलभा और बूढ़ी दादी की आंखों में पानी आ गया। सुलभा हीरा से, तुम दोनों ना होते तो मेरा क्या होता? आज तुम्हारी वजह से मैं बच पाई हूँ। ऐसा कहकर सुलभा हीरा के गले लग जाती है। तभी बूढ़ी दादी उनके पास आकर हीरा के कंधे पर बड़े प्यार से सहलाती है और कहती है, सुलभा, ये दोनों सच में तुम्हारे बेटे ही हैं, जिन्होंने आज तुम्हारी जान बचाई है। हीरा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर बूढ़ी दादी और सुलभा अपना काम करने के लिए चली जाती है। हीरा भी खेत के बाहर कल्लू के पास जाकर घास खाने लगता है। सुलभा तो उन दोनों की जोड़ी देखकर और उनका खुद के प्रति प्रेम देखकर बहुत खुश हो जाती है। उस दिन सुलभा और बूढ़ी दादी जल्दी घर लौट आई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुलभा अपना काम बड़े मन लगाकर कर रही थी। एक दिन खेतों में आग लग जाने के कारण सभी किसानों की फसल जलकर राख हो गई। ये देख सुलभा और सभी गांव वाले बहुत डर गए थे, बहुत दुखी भी हो गए थे। घर आकर सुलभा अपनी बूढ़ी माँ से, माँ, हमारे खेत की सारी फसल जलकर राख हो गई है। अब हम इस साल क्या खाएंगे? हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम इतनी चिंता मत करो सुलभा, कुछ ना कुछ हल तो निकल ही आएगा। माँ, हल कहाँ से निकलेगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा कहकर सुलभा सर पकड़कर बैठ जाती है। तभी रचना सुलभा के पास आकर, माँ, हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकल आएगा। तुम चिंता मत करो। हाँ मेरी बच्ची। सुलभा और रचना की बातें बाहर खड़े हीरा और कल्लू सुन लेते हैं। वो एक दूसरे की ओर देखते हैं। तभी कल्लू हीरा से, हम अगर मालकिन की कोई मदद कर सकते तो कितना अच्छा होता। हे भगवान, तुम हमारी मालकिन की सहायता करो। हमारी मालकिन अकेली ही घर की सारी बागडोर संभाल रही है। हे प्रभु, सच में हमारी मालकिन की मदद करो, वो बड़े संकट में है। ऐसा कहकर हीरा और कल्लू भगवान की मन ही मन प्रार्थना करते हैं। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रकाश पड़ा और एक देवी वहां प्रकट हो गई। देवी माँ हीरा और कल्लू से, हीरा, कल्लू, तुम दोनों अपनी मालकिन की मदद करना चाहते हो। ये बहुत ही अच्छा विचार है तुम्हारा।
तुम्हारे मालिक के बाद इस घर को सच में तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तुम दोनों बहुत ही शक्तिशाली बन जाओगे। तुम्हारी शक्ति के दम पर तुम तुम्हारी मालकिन की मदद कर सकोगे। और मैं तुम दोनों को एक और वरदान देती हूँ। तुम दोनों अब आदमियों की तरह बोल सकते हो। इसकी वजह से तुम तुम्हारी मालकिन को मन की बात बता सकोगे। ऐसा कहकर देवी हीरा और कल्लू को आशीर्वाद देती है और वहां से अदृश्य हो जाती है। तभी हीरा और कल्लू सुलभा को आवाज देते हैं। मालकिन, मालकिन, बाहर आइए मालकिन। ऐसा कहकर दोनों सुलभा को आवाज देते हैं। तभी किसी की आवाज सुनकर सुलभा बाहर आकर देखती है तो उसे कल्लू और हीरा के अलावा वहां कोई नहीं दिखता। तभी कल्लू और हीरा सुलभा से, मालकिन, हम बोल सकते हैं। तुम बोल सकते हो? मगर कैसे? एक प्राणी भी बोल सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मालकिन, हमें देवी माँ से वरदान मिला है, इसलिए हम बोल सकते हैं। और देवी माँ ने हमें बहुत शक्तिशाली भी बना दिया है। अब हम बहुत शक्तिशाली बन गए हैं और अब हम आपकी हर तरह की सहायता कर सकते हैं। मुझे तो मेरे कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है। ये सब सच है मालकिन। ऐसा कहते ही सुलभा दोनों की पीठ बड़े प्यार से थपथपाती है। उन दोनों के कंधे पर हाथ फेरकर सुलभा घर में चली जाती है। वरदान की वजह से हीरा और कल्लू आज बहुत खुश थे। अगले दिन हीरा और कल्लू को घास डालने के लिए सुलभा आती है। तभी हीरा सुलभा से, मालकिन, इस साल की प्रतियोगिता में हम दोनों भाग लेंगे और जीतेंगे भी। आप वहां जाकर हमारा नाम देकर आइए। वो प्रतियोगिता बहुत खतरनाक होती है हीरा। मैं तुम दोनों को खतरे में नहीं डाल सकती। मालकिन, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारे साथ देवी माँ का वरदान है और आपको इससे थोड़ी मदद हो जाएगी। ठीक है, तुम दोनों कहते हो तो मैं नाम लिखवा कर आती हूँ। ऐसा कहकर सुलभा वहाँ से चली जाती है और प्रतियोगिता में दोनों का नाम लिखवा कर आती है। 2 दिन बाद प्रतियोगिता होती है। प्रतियोगिता में गांव वालों के साथ साथ आसपास के गांव वालों के बैल भी शामिल थे। उसी प्रतियोगिता में हीरा और कल्लू दोनों भी शामिल हो जाते हैं। सभी अपनी अपनी गाड़ियों के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। सुलभा भी हीरा और कल्लू के साथ अपनी गाड़ी लेकर आती है। प्रतियोगिता में सुलभा के बैल पहले नंबर पर आकर जीत जाते हैं। सुलभा और गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। सुलभा को प्रतियोगिता का इनाम 20,000 रुपये दिए गए। सुलभा अपने बैलों के साथ घर लौट आती है। बूढ़ी दादी माँ हीरा और कल्लू की आरती करती है और उन्हें अच्छे अच्छे पकवान खाने के लिए देती है। ये देख कल्लू, दादी माँ, आपने इतना सब हमारे लिए किया। आज तुम दोनों ने प्रतियोगिता जीतकर हमें बहुत मदद की है, इसीलिए। हाँ माँ, आप सच कह रही है। ये दोनों सच में मेरे बेटे ही है। रचना के पिताजी जाने के बाद मुझे इनका बड़ा सहारा मिला। मालकिन, ये आपका बड़प्पन है जो आपने हम जैसे जानवरों को बेटा बनाया। ऐसा कहकर हीरा और कल्लू उनका खाना खा लेते हैं और आराम करने चले जाते हैं। सुलभा भी 2 बेटे मिलने की खुशी में बहुत खुश थी। आज सुलभा को रचना के साथ साथ जीवन में 2 बेटे और मिले थे। वो भगवान से हाथ जोड़कर, हे भगवान, आपने मुझे इतने अच्छे बेटे दिए हैं कि मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूँगी। ऐसा कहकर सुलभा भगवान के सामने हाथ जोड़ती है। अब हीरा और कल्लू की सहायता से सुलभा अपने कठिन से कठिन काम कर लिया करती थी। उन दोनों की सहायता से सुलभा अच्छे से जीवन बिता रही थी। इसीलिए दोस्तों, प्राणी भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। अगर उन्हें भी आदर तथा प्रेम दिया तो वो बदले में हमें प्रेम ही देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्राणी भी हमारे जीवन का एक हिस्सा होते हैं, इसीलिए उन्हें भी आदर और प्यार दे। कई साल पहले सूरतपुर नाम के गांव में मनीष नाम का जलेबी वाला रहता था। कई पुश्तों से वो जलेबियां बेचा करते थे। मनीष की बनाई हुई जलेबियां सभी लोगों को पसंद थी और इसी कारण लोग भी बड़े मजे से खाया करते थे। मनीष बहुत ही लालची आदमी था। वो सबको ठगने के बारे में ही सोचा करता था। सबकी नजर बचाकर वो तराजू के नीचे चुंबक लगा देता था। कुछ लोगों के तो पैसे हेरा फेरी करके
कुछ लोगों के झगड़ा करके उनसे ज्यादा पैसे वसूल कर लेता था। उसी गांव में एक आराध्या नाम की छोटी बच्ची रहा करती थी। वो बेचारी बहुत गरीब घर की थी। आराध्या दिन भर घर के सारे काम करके उसमें से वक्त निकालकर स्कूल में जरूर जाया करती थी। उसका विश्वास था कि पढ़ाई करके उसका भविष्य जरूर अच्छा होगा। उसके स्कूल में एक रघु नाम का एक नटखट लड़का था। वो हमेशा आराध्या को परेशान करता था और उसे हमेशा रुलाता था। एक दिन आराध्या रास्ते से चल के जा रही थी, तभी रघु पीछे से साइकिल पर आया और जानबूझकर आराध्या से टकराया। आराध्या साइकिल का धक्का लगने की वजह से नीचे सड़क पर गिर गई। तभी रघु ने आराध्या से कहा, क्यों रे आराध्या, बड़ी मैडम की तरह रास्ते के बीचों बीच चल रही है। घंटी बजाने पर भी बाजू नहीं हटती हो। तुम क्या बहरी हो? रघु के ऐसे कहते ही आराध्या बहुत चिढ़ जाती है। आराध्या चिढ़कर रघु से, तुमने बेल कहाँ बजाई थी? झूठ मत बोलो। वैसे भी तुम मुझे हमेशा सताते रहते हो। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं हेडमास्टर जी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। अरे जा जा, तुम्हें जिसको मेरा नाम बताना है बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्कूल तो मेरे दादाजी ने बनवाया है और तुम्हें पता है मेरे पिताजी कौन है? जाओ तुम हेडमास्टर जी से कंप्लेंट करो। रघु आराध्या को फटकारते हुए वहां से चला जाता है। तभी आराध्या चुपचाप घर चली जाती है। एक दिन आराध्या अपनी माँ से, माँ, स्कूल के पास सब लोग कुछ न कुछ खरीद कर खाते हैं। मुझे भी खाने का मन करता है, मगर आपके पास पैसे नहीं है ना, इसीलिए आपसे मांगने के लिए सोचती हूँ। आराध्या की बातें सुन उसकी माँ सुमति आराध्या से, हे भगवान, मेरी गरीबी के कारण मेरी बच्ची मुझसे कुछ मांगने के लिए भी सोचती है। ऐसी परिस्थिति किसी माँ पर ना आए। ये 10 रुपए लो और इससे तुम्हें जो मन में आए वो खा लेना। ऐसा कहकर सुमति आराध्या को 10 रुपए दे देती है और वहां से चली जाती है। तभी आराध्या 10 रुपए लेकर बाजार में चली जाती है। वहां जाकर आराध्या एक जलेबी की दुकान के पास आती है। जलेबी की खुशबू सूंघ आराध्या वहीं ठहर जाती है। मनीष दुकान पर गर्मा गर्म जलेबी बना रहा था। गर्मा गर्म जलेबियों की खुशबू सूंघ आराध्या के मुंह में पानी आ गया। आराध्या वहीं खड़ी रह जाती है। तभी मनीष आराध्या से, अरे क्या चाहिए बेटी तुम्हें? गर्मा गर्म जलेबी दूं क्या? आपकी जलेबियों की खुशबू बहुत अच्छी है। जलेबियाँ कैसे दे रहे हो चाचा? तभी मनीष आराध्या से, 1 किलो 240 की, आधा किलो 120 और 1 पाव 60 रुपए की, 10 रुपए की एक जलेबी। जलेबी के भाव देखकर आराध्या मन ही मन, बाप रे, यहाँ तो 10 रुपए की एक ही जलेबी मिल रही है। इस जलेबी से मेरा पेट तो नहीं भरेगा। ऐसा करती हूँ कि ये पैसे लेकर अपनी माँ को दे देती हूँ। माँ ने कितनी मेहनत से रुपए कमाए हुए हैं। ऐसा सोचकर आराध्या वहां से जाने लगती है। तभी मनीष आराध्या से, बताओ बेटी तुम्हें कितनी जलेबी दूं? मुझे जलेबी नहीं चाहिए चाचा, मैं तो सिर्फ देखने आई थी। अभी के अभी मुझे 10 रुपए दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ बांध कर रखूंगा। उसकी बातें सुन आराध्या बहुत डर जाती है और आराध्या मनीष से, चाचा, मैंने आपकी दुकान से कुछ भी नहीं लिया और मैं आपको किस चीज के पैसे दे दूं? तुम कब से मेरे दुकान के सामने खड़ी होकर जलेबियों की खुशबू ले रही हो और मुझसे ही कह रही हो? मेरे जलेबियों की खुशबू लेने के भी पैसे लगते हैं, समझी? मैं कहाँ से दूं चाचा, मैं बहुत गरीब हूँ। अरे मुझे उससे क्या मतलब, मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मनीष की बातें सुन आराध्या रोने लगी और मनीष फिर से आराध्या से, अगर पैसे नहीं दे सकती तो यहाँ मेरी जलेबियों की खुशबू सूंघने क्यों आई? चलो निकालो पैसे, मुझे सब पता है तुम गरीबों के नाटक। आराध्या रोने लगती है। तभी उसका दोस्त रघु वहां से साइकिल से जा रहा था। वो देखता है कि आराध्या उस दुकान के सामने खड़ी रो रही है। साइकिल एक जगह खड़े करके रघु आराध्या के पास आया और आराध्या से, अरे आराध्या, क्या हुआ? तुम यहाँ ऐसे क्यों रो रही हो? आराध्या ने सारी बातें रघु को बताई। तभी रघु आराध्या से, आराध्या, मनीष जी ने कोई गलत बात नहीं कही। ये तो उनकी जलेबियाँ है। अगर कोई इसका सुगंध लेगा तो पैसे तो भरने ही पड़ेंगे ना। लाओ, तुम्हारे पैसे मुझे दे दो। आराध्या ने रघु को पैसे दे दिए। बेचारे को कुछ समझ ना आने के कारण
वो एक ही जगह भूत बनकर खड़ी रह गई। तभी रघु ने वो 10 रुपए के सिक्कों को अपने हाथों के बीचों बीच ले लिया और उन्हें जोर जोर से हिलाने लगा। उन पैसों में से खन 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 ऐसी आवाजें आने लगी। तब मनीष ने रघु से कहा, मनीष जी, क्या आपको पैसे की आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मैं कोई बहरा नहीं हूँ। खन खन सिक्कों की आवाज मुझ तक पहुँच रही है। तो आपने पैसों की आवाज तो सुन ली, अब मैंने भी आपको पैसे दे दिए, समझे? क्यों रे बच्चे, ज्यादा नाटक कर रहा है क्या मेरे साथ? कहता है कि पैसों की आवाज सुन लेने से पैसे मिल गए। ज्यादा होशियारी की ना तो तुझे भी दुकान में बांध दूंगा। तभी रघु मनीष से, क्यों? जलेबी के सुगंध के पैसे आप मांग सकते हो, तो मैं क्या आपको पैसों की आवाज भी नहीं सुना सकता? अरे अंकल, तुम्हारा ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। जानते हैं मैं कौन हूँ? इस गांव के जमींदार का बेटा हूँ मैं, और ज्यादा होशियारी की ना तो पापा से बोल दूंगा और वो पुलिस से उठवा कर तुम्हें जेल भिजवा देंगे। ऐसा सुनकर मनीष हक्का बक्का रह गया। तभी रघु के साथ आराध्या उसकी साइकिल पर बैठकर चली जाती है। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद रघु उसे साइकिल से उतार देता है। तुम तो मुझसे चिढ़ते हो ना, फिर तुमने मेरी सहायता क्यों की? आराध्या, तुम मेरी दोस्त हो और कोई मेरे दोस्त को रुलाएगा तो मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है। मेरे पिछले बर्ताव के लिए मुझे माफ कर देना आराध्या। कोई बात नहीं, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। तुमने मेरी कितनी मदद की है, थैंक यू। वो दुकानदार मेरे दोस्त को कुछ भी बोलता रहता और मैं सुनता रहूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? इसलिए मैंने उसे सबक सिखाया। वो बहुत ही लालची है, उसके दुकान पर कभी मत जाना। हाँ, मैं कभी भी उसके दुकान पर नहीं जाऊंगी। फ्रेंड्स, ऐसा कहकर रघु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी आराध्या ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए फ्रेंड्स, ऐसा कहकर दोनों ने हैंडशेक कर लिया और उसी दिन से दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। रघु के स्वभाव के कारण उसके दुकान पर कोई नहीं आता था। उसकी जलेबियां स्वादिष्ट तो थी, मगर उसके लालच की वजह से उसका धंधा धीरे धीरे चलना बंद हो गया। मनीष का लालच उसका पुरखों का धंधा ले डूबा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बहुत बुरी बात होती है। लोगों को ठगना नहीं चाहिए। इन सब से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। लालच बुरी बला होती है।